हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी साहित्य के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम दिसंबर 2007 द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे व्याख्या सहित हम आज की क्लास में देखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2007 की प्रश्न संख्या देखते हैं, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या पहला, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? ऑप्शन बी राजस्थानी बोली नहीं है, जबकि मरवाड़ी, मेवाती, मालवी यह तीनों राजस्थानी बोली है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि मरवाड़ी, मेवाती तथा मालती राजस्थानी हिंदी की बोली है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश उपभाषा बोली सौरसेनी अपभ्रंश के उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी आया है। अब इस उपभाषा की हम बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी भाषा की बोली पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी उपभाषा की बोली कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती उपभाषा है। अब हम अर्धमगधी अपभ्रंश को देखेंगे। अर्धमगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी, इसकी बोली अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी है। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी की बोली भोजपुरी, मगही, और मैथिली है। मगधी अपभ्रंश का उपभाषा बंगला, उड़िया और असमिया भी है। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश की उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश की उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तद्भव। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द काम से हुई है। काम शब्द की व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव
कब से माना जा सकता है? ऑप्शन सी, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 933 ईस्वी से संवत 1375 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत आभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी कहा है। प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 783 ईस्वी के स्वयंभू है। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। पाउम चरहूं, रिठ नैमी चरहूं तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रसो। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रसो को तथा प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रसो में 69 समय सर्ग या अध्याय है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार को देखते हैं। पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट का ग्रंथ है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास की काव्य ग्रंथ। पद्मावत 1540 मलिक मोहम्मद इचाईसी। प्रश्न संख्या 6, अल्लाह खंड किसने लिखा है? जगनिक ने। अल्लाह खंड के रचनाकार जगनिक है। इसका मूल नाम परमाल रसो 1230 ईस्वी एक लोक गए काव्य है तथा बरसात में गाया जाता है। यह वीर रस से परिपूर्ण वीरता का गीत है। बेसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसे अल्लाह खंड नाम से प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 7, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ऑप्शन ए, नहीं, डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा। जबकि लक्ष्मी सागर वर्षनय, रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह यह तीनों ने लिखे हैं। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है। जबकि अन्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया है, जिसका विवरण निम्नवत है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वर्षनय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 8, 12 बरस ले कुकुर जीवे और अरु 13 ले जिए, 1000 बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रसो काव्य की है? उत्तर है ऑप्शन डी, परमाल रसो। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 12 बरस जो पंकित है उसका ग्रंथ परमाल रसो, जिसे अल्लाह खंड भी कहते हैं, ग्रंथकार जगनिक है। उक्ति धर्म विशालस्य
राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराना च कुरानम, कथित मया पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई, पंकित ग्रंथ ग्रंथकार। पीर चित्तौड़ न अबिहु सवान, पहली तीज खुमान रसो दलपति विजय का ग्रंथ है। चलहु वीर हमीर अमर मैं, इन्नी कंपई हमीर रसो ग्रंथ सरांगधर का है। प्रश्न संख्या 9, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मारतंड। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार या स्थान। समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी, श्याम सुंदर सेन। दैनिक कलकत्ता, प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र। उदंत मारतंड पत्रिका 30 मई। जुगल किशोर, साप्ताहिक कलकत्ता। मारतंड पत्रिका 1826 ईस्वी। जुगल किशोर शुक्ल, यह भी साप्ताहिक कलकत्ता हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। भारत मित्र पत्रिका 1877 ईस्वी। रुद्रदत्त, साप्ताहिक कलकत्ता। नोट, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी प्रदेश में प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार। इस साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन बनारस से 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादन में होते थे। प्रश्न संख्या 10, अमिया हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। इन कवि पंक्तियों के कवि है रसलीन। कुंदन को रंग फीको लागे, लड़के सब अंग चारों गुराई। मतीराम की पंक्ति। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे गे हनी हसे देन कहे नाटी जाए। बिहारी लाल की पंक्ति। झलके अति सुंदर आनन, गोर छाके दृग राजते कानन दवे। घनानंद की पंक्ति। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी ने नहीं लिखा, जबकि देवभूषण और पद्माकर यह तीनों कवि ने लिखे हैं। कवि के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इन रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध कविधारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि। जिन कवियों ने रीति ग्रंथ की रचना न करके कवि सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार रचना प्रश्न संख्या 12, 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। 12वें नायिका भेद 1510 से 15 ईस्वी, रहीमदास। अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रसलीन। बिहारी सत्यसाई 1662 ईस्वी, बिहारी। रस राज 1663 ईस्वी, मतीराम। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य यह तीनों वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं।
वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित आचार्य। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य है। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या तीनों है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापकों सदस्य में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। प्रश्न संख्या 15, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट का। परिभाषा लेखक। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का। परिभाषा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र की परिभाषा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा। प्रश्न संख्या 16, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उसकी पत्नी कमलावली को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी हंस में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। अब हम हिंदी साहित्य के गद्य विधा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। रात का रिपोर्टर उपन्यास है, विषाद मठ अजय की डायरी। ऑप्शन सी पश्यंती या उपन्यास नहीं है। आगे व्याख्या देखते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी निर्मल वर्मा का उपन्यास। विषाद मठ 1946 ईस्वी रंगे राघव का उपन्यास। अजय की डायरी 1960 ईस्वी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। पश्यंती 1969 ईस्वी धर्मवीर भारती का ललित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 18, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्रों का विवरण। यह सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है। सेतुबंध नाटक 1972 ईस्वी, पात्र प्रभावती कालिदास। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, पात्र शीलावती। आठवां सर्ग नाटक 1976, पात्र प्रियंगु मंजरी। द्रौपदी नाटक 1972 ईस्वी, पात्र सुरेखा मनमोहन। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रयोगवाद को बैठे ठल्ले का डंडा किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने।
नंदुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में प्रयोगवाद को बैठे ठल्ले का धंधा कहा। वे कहते हैं प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कोई कथनीय वस्तु थी। तथ्य विविधित से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 स्वाभाविक सौगात है। इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी। दोनों में क्रमशः सौ। स्वाभाविक का उपसर्ग सौ और स्वागत का उपसर्ग सु है। सौ जोड़ भाव जोड़ एक स्वाभाविक, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। दोनों में क्रमशः सौ और सु उपसर्ग का प्रयोग किया है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन सी अंतिम अर्नय निर्मल वर्मा। व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार विषाद मठ 1946 ईस्वी रंगे राघव। विश्व बाहु परशुराम 1997 ईस्वी विशंबर नाथ उपाध्याय का उपन्यास। अंतिम अर्नय 2000 ईस्वी निर्मल वर्मा। मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी भीष्म साहनी। पीढ़िया 1990 ईस्वी अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए असंगत है। संगत कथन को देखते हैं। अन्य से अन्याय प्रवाकितान जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि हाथ से रमणिका गुप्ता। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथा काल। तिरस्कृत 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान की आत्मकथा। अन्याय से अन्याय 2007 ईस्वी प्रभा खेतान की आत्मकथा। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। हाथ से 2005 ईस्वी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए आह वेदना मिली विधाई जयशंकर प्रसाद। पंकित और कवि जयशंकर प्रसाद की पंकित आह वेदना मिली विदाई। मैथिशरण गुप्त की पंकित सखी वे मुझसे कहकर जाते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंकित एक बार बस और नाच तू श्यामा। आज्ञा की पंकित दुख सबको मांझता है। सुमित्रा नंदन पंत की पंकित सुंदर है विहाग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। महादेवी वर्मा की पंकित पर शेष नहीं होगी या मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको तुम में ढूंढेगी पीड़ा। प्रश्न संख्या 24 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पहला निर्मला, दूसरा चित्रलेखा, तीसरा सन्यासी, चौथा न आने वाला कल। व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला 1927। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा 1934। इलाचंद जोशी का उपन्यास सन्यासी 1941। मोहन राकेश का उपन्यास न आने वाला कल 1968 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानीकार किशोरी लाल गोस्वामी
का कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला 1942, उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी 1960, अखिलेश की कहानी यक्षगान 1997 ईस्वी। नोट: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है। प्रश्न संख्या 26, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ, कृति। इसकी व्याख्या देखते हैं। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार, स्थान। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, मासिक प्रयास। सुधा पत्रिका 1929 ईस्वी, दुलारे लाल भार्गवा, मासिक लखनऊ। रूपाभ पत्रिका 1938 वितरनंदन पंत, मासिक। कृति पत्रिका 1958 नरेश मेहता, दिल्ली। प्रश्न संख्या 27, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, पाला अंधा युग, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम निम्नवत है: अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त माल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल अब्दुल्ला दीवाना 1975, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन पक्षी 1977, सब रंग मोहे भंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, पहला बनभट्ट की आत्मकथा, दूसरा चारु चंद्र लेख, तीसरा पुरनवा, चौथा अनामदास का पोथा। हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम: बनभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारु चंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुरनवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन सी, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इनकी व्याख्या को देखते हैं।
काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी प्रयाग इलाहाबाद। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी चेन्नई मद्रास। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 30, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, साकेत, काव्यानी, लोकायतन। महाकाव्य प्रकाशन वर्ष, रचयिता प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। काव्यानी 1936 जयशंकर प्रसाद। लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। का पूछूं तुम धातु निछोही, जो गुरु किन्हा अंतरपट ओहि। अवधि भाषा। ढोला मरिया ढिल्ली माँ मृक्षु मेछा शरीर। अवभ्रंश भाषा। जो मंगहूँ सा देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। ब्रजभाषा। उसकी चोटी सटकाई, लाख नागिन अपनी केचरी छोड़ सटक गई। खड़ी बोली। उत्तर ऑप्शन बी। खननी मिली ता आदमी चल ना सक दो। गढ़वाली भाषा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तारगिनी रसखान, हित तारगिनी कृपाराम, प्रेम वाटिका रसखान, मदन अष्टक रहीम, अंग दर्पण रसलीन। ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। हित तारगिनी 1541 ईस्वी कृपाराम। रसखान की कविता प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी। रहीम की कविता मदन अष्टक। रसलीन की कविता अंग दर्पण 1737 ईस्वी। बिहारी की कविता बिहारी सतसाई 1662 ईस्वी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। हडोती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। उत्तर ऑप्शन सी। बोली भौगोलिक क्षेत्र हडोती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश, बांगरू हरियाणा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
सजनी मधुर निजत्व दे, मिलो अभिमानिनी मैं। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं से गई अभागी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति थी। उत्तर ऑप्शन बी। बालचंद्र बिजावहु भाषा, दुहु नाही लगहि दूजन हासा। विद्यापति की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 35। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। अब होती अलंकार। मैं तो मानो देवता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं या उसकी चाल तो नहीं भ्रांतिमान अलंकार। आप तो साक्षात इंद्र है, रूपक अलंकार। उत्तर ऑप्शन डी। वह आदमी नहीं हैवान है, अभूति अलंकार। वे तो मानो देता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं या उसकी चाल तो नहीं भ्रांतिमान अलंकार। आप तो साक्षात इंद्र है, रूपक अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति, समुझाहि नाही कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग ते उज्ज्वल होय। विरोधाभास अलंकार। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, बांगरू, करहूं, अवधि, कारो, व्रज, करा, भोजपुरी। ऑप्शन ए। क्रिया रूप बोली। करो, बांगरू, करहूं, अवधि, कारो, ब्रज, करा, भोजपुरी, करी, अभ्रंश। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित पंक्तियों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मुक्ति बोध की पंक्ति थी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, अज्ञे की पंक्ति थी। नयन में जिसके जलद, वह त्रिषित चातक हो। महादेवी वर्मा की पंक्ति। आसने पात से साहित्य, उन्नत सतसत वेरे। निराला की पंक्ति थी। उत्तर ऑप्शन सी। अजीब वक्त है, बिना लड़े ही एक देश स्वीकारता चला जाता तो अपनी ही तुच्छताओं के अधीन। कुंवर नारायण का कथन। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। वनवास तत्पुरुष समास।
दान पुण्य द्वंद्व समास, त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, यथा विधि अव्ययीभाव समास। व्याख्या शब्द समास और समास विग्रह देखते हैं। वनवास तत्पुरुष समास, वन में वास। दान पुण्य द्वंद्व समास, दान और पुण्य। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर। यथा विधि अव्ययीभाव समास, विधि के अनुसार। क्रोध अग्नि कर्मधारय समास, क्रोध रूपी अग्नि। निर्देश 39 से 43 तक। यह गद्यांश पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। चलिए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 44। स्थापना 1। कविता मनुष्य के हृदय की स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, जिसमें ए सही और आर गलत है। कविता संकुचित स्वार्थ संबंधी के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। कविता में स्वार्थ संकुचित होता है, ना कि आत्मा। प्रश्न संख्या 45। कवि भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। और अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। ऑप्शन ए, जिसमें स्थापना ये सही है और तर्क आर गलत है। कवि भाषा को सहज एवं सरल होना चाहिए, उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के प्रयोग से युक्त होना चाहिए, लेकिन आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग केवल श्रेष्ठ व्यक्ति ही कर सकते हैं, यह गलत है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। प्रश्न संख्या 46। स्थापना ये मिथक जाति स्मृतियों पर आधारित होते हैं और इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। लोक प्रचलित पुरानी कथाएं ही मिथक है। या मिथक जनता के चित्त या जातीय स्मृति में संचित रहते हैं। बाह्य और आंतरिक परिस्थितियां बदलने पर मिथकों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन कर लिया जाता है, इसलिए मिथक विकासशील हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। स्थापना ये तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नाही कोई, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। और क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। यहाँ पे उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। स्थापना में निर्गुण को सुलभ सुगम बताया गया और सगुण को दुर्गम, जबकि तर्क में सगुण को सुलभ और सुगम और निर्गुण को दुर्गम बताया गया। अतः स्थापना एवं आर में अंतर संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 48। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है और क्योंकि प्रयोगवादी कविता में
कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन ए, जिसमें ए गलत है और आर सही है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है, प्रयोगवादी कविता में कई नए सिद्धांतों, नई भाषा, नए विषय, नए मुक्ति इत्यादि का शिल्पगत प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 49, स्थापना। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। अनुभव की प्रामाणिकता का तात्पर्य स्व की अनुभूति। कहा जाता है कि दलित के और स्त्री ही स्त्री के बारे में लिख सकती है। यह लेखन दलित और स्त्री के द्वारा ही मानना इनकी मूल शर्त है, क्योंकि इनका लेखन करने वाला जो साहित्यकार होगा वह अपने वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होगा। प्रश्न संख्या 50, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अद्यतन रस का अनुभव करता है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। जैसे विश्व की अभिव्यक्ति का मूल विश्व आत्मा है, वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। प्रेक्षक अंततः नाटक में रस का अनुभव ही कराता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2008 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। हरिओम।